नमस्कार भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। 2024 अभी बहुत दूर है। चर्चा तो कुछ और होनी चाहिए और जो चर्चा का विषय होना चाहिए वो यही होना चाहिए। जैसे कल मैं बेरोजगारी पे बात कर रहा था, तमाम सारे मुद्दे जो आर्थिक पहलुओं के थे, लेकिन हाँ, बात तो यही होनी चाहिए, लेकिन बात कहीं कहीं कुछ और भी हो रही है। और वो क्यों हो रही है? जिस प्रदेश में बहुत सारे संकट हों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश में संकट नहीं है, मैं इशारा कर रहा हूं बंगाल की तरफ। बहुत सारे संकट हैं वहां पे, बहुत सारे संकट है। वैक्सीन की है समस्या है, वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल हैं केंद्र से, जायज सवाल हैं, वो भी पूछे जाने चाहिए। सवाल ये है कि मौतों को लेकर आंकड़ा है वहां पे, वो उसको भी पूछा जाना चाहिए, राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिए। लेकिन वहां पे एक चीज ट्रेंड कर रही है, और वो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर। आज इसी मुद्दे पर बात है। 2024 अभी से दिख रहा है, एक चुनाव खत्म हुआ है, दूसरा चुनाव जो दूर है वहीं पे निगाह है। आखिर ये चैलेंज है या शगुफा है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आरपी सिंह साहब। रिजू दत्ता हमारे साथ एक बार जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजू दत्ता। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, फाउंडर द चर्न के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबीर भौमिक साहब पत्रकार हमारे साथ कुछ देर रहेंगे, थैंक यू सो मच सुबीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए। और बादल देवनाथ कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिजू दत्ता, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, मुखातिब होना चाहता हूं। 24 तो बहुत दूर है, मुद्दे तो अभी बहुत कुछ और होने चाहिए थे। रिजू, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो कहना कि चीफ मिनिस्टर का कि जो डर गया वो मर गया, वो ये कहना हम केंद्र की धमकियों से नहीं डरते, बंगाल ने कभी हारना सीखा नहीं है। अरे लड़ाई करने के मूड में है या काम करने के मूड में है? रिजू दत्ता जी, प्लीज टेल मी। देखिए प्रतीक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बात यहाँ पर लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों साथ में मिलकर काम करना चाहती है, बट अगर ममता बनर्जी काम करने के लिए हाथ बढ़ाएं और वहां पर प्रधानमंत्री जी अपना हाथ खींच ले और ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो काम कैसे होगा? ये ऐसे तो काम नहीं हो सकता। और जिस मुद्दे पे आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर, मैं आपके चैनल पे एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ ममता जी के शुभचिंतक, कुछ तृणमूल के कार्यकर्ता, इन्होंने अपने से ये चीज शुरू किया था और किसी ने ये सोचा भी नहीं था। मैंने भी किया था ये ट्वीट, पर किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये इंडिया वाइड नेशनली ये ट्रेंडिंग चला जाएगा। ये सोच के भी बाहर था। बट यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि अभी से हम सोच रहे हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री देश की प्रधानमंत्री बनेगी, पर उसमें कोई हर्ज भी नहीं। बात यहाँ योग्यता की है। और अगर आप नहीं, जब आपने ट्वीट किया रिजू दत्ता, रिजू दत्ता, मैं जानना चाहता हूं, जब आपने रीट्वीट किया या ट्वीट किया तो किस बिना पर किया था, क्या सोच के किया था, ये मैं जानना चाहता हूं। बंगाली प्राइम मिनिस्टर, इसके क्या दिमाग में, इसके क्या रेफरेंस लगा ले? हम दिल्ली में बैठे हैं या उत्तर प्रदेश में या भोपाल में या उधर केरल में, तो क्या मतलब क्या निकालें कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब क्या निकालें? इसमें मैं आपको, आप थोड़ा मुझे वक्त दें 30 सेकंड का, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला तो एक योग्यता का बात आता है, तो योग्य, अगर हमारी मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी, तो हमारे बंगाल के लोगों के लिए सबसे गर्व का विषय है। दूसरी चीज, अगर आप देखें, यहाँ एक औरत है जो 7 बार की एमपी, 4 बार यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, पहली महिला रेलवे मिनिस्टर, पहली महिला बंगाल की मुख्यमंत्री, और एक साथ तीसरी बार रिजू दत्ता मुद्दे पे आए ना, रिजू दत्ता मुद्दे पे आए ना, यही कहना था ना, तो यही कहे ना, बिल्कुल यही बात कहिए ना, काहे के लिए घुमा फिरा के बात कहना, और ये कहना कि व्हाई नॉट बंगाल के बंगाली प्राइम मिनिस्टर, सीधे सीधे कहिए ना, फिर उससे कहे घुमाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सीधा सीधा बोलिए। अब 10 सेकंड का वक्त दे दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब 2019 में, जो आप चाह रहे हैं मैं अभी आपको बोल रहा हूं, जो 2019 में जनरल इलेक्शंस हुआ था, तब इस देश के पास एक बहुत बड़ा सवाल था, और वो सवाल ये था कि मोदी जी नहीं तो और कौन, क्योंकि मोदी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, ये मैं मानता हूं। पर बंगाल की इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी जी ने यह दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी जी को भी हराया जा सकता है इस देश में, अगर आप लोगों के साथ है और जनहित के साथ है। तो इसके बाद लोगों के पास एक चेहरा उभर के आया है। और कोरोना महामारी और बाकी तूफानों की वजह से देश के विभिन्न प्रांत में जैसे मौत की, मैं तो मैं अभी वो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा हूं
कोरोना पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब आपने सीधी सीधी बात कह दी, सीधी सीधी बात कह दी कि हम तो डायरेक्ट फाइट में, जब आपने कह दिया डायरेक्ट फाइट में हैं दादा, जब आपने कह दिया कि डायरेक्ट फाइट में रहें, और हमने इसीलिए ट्वीट किया कि व्हाई नॉट बंगाली प्राइम मिनिस्टर, तो मैं तो सीधा सीधा बात कर रहा हूं, काहे के लिए घुमाना फिराना। आरपी सिंह साहब मौजूद हैं, आरपी सिंह साहब चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं जो वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, सुबीर भौमिक साहब आ रहा हूं। आई नो कि आपको जल्दी जाना है, तो मैं जानना चाहता हूं बंगाली प्राइम मिनिस्टर आरपी सिंह साहब। प्रतीक, मैं आज की जो डिबेट है इसको मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं, मैं एक छात्र की, एक राजनीतिक छात्र के नाते से इस सारे विषय पे समझना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। बंगाल का प्रधानमंत्री हो सकता है, क्यों नहीं? देश के किसी कोने से भी प्रधानमंत्री हो सकता है, बंगाल से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, कहीं से भी, अरुणाचल से, गुजरात से, देश का प्रधानमंत्री कहीं से भी हो सकता है। ये भारत देश एक है। हम नहीं कहते बाहरी और अंदर वाली की बात, हम नहीं करते। ममता दीदी ये टीएमसी करते रहे जरूर वहां पे कि नहीं ये बाहरी ये बंगाल का है। अब पता लगेगा जब ये जाएंगे बाकी प्रदेशों में, किस मुंह से जाएंगे क्या करके बाहरी जात वहां के, परंतु अपनी जगह विषय है। पर जो मूल विषय है कि जो नंदीग्राम तो जीत नहीं पाई बहन जी हमारी, दीदी हमारी, और वो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख के अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है। वो सांसद रही हैं, वो यंगेस्ट मिनिस्टर रही हैं, वो 3 बार चीफ मिनिस्टर हो गई हैं, वो इनकी भाषा के अनुसार से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को हरा दिया है, इनकी भाषा का। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का चुनाव था, हम 77 सीट जीते, 3 से हम 74 सीट बढ़ाकर 77 पे ले आए, और जब हम 3 पे थे तो हमारी लगभग 18 सीटें थी, तो 77 पे कितनी होंगी उस प्रोपोर्शन से मैं वो भी बात कर सकता हूँ। तो मैं इन्हीं के नैरेटिव पे चलूं। ये राजस्थान का चुनाव भी हमारे थे, उसके बाद जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो राजस्थान में सबको दिख गया क्या हुआ। मध्य प्रदेश में भी सबको याद होगा कि हम असेंबली इलेक्शन हारे थे, परंतु उसके बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें आउटकम क्या हुआ। और अगली बात, भाई आप प्रधानमंत्री क्या, मैं मान लेता हूँ ये सबके सब 44 की 44 सीटें जीत भी जाएंगे, वहां पे जितनी सीटें सब जीत जाएंगे और ये अपना कोटा कर लेंगे, परंतु क्या बाकी पार्टी चलेंगी क्या? आज आपकी डिबेट में मैं सोच रहा था कि बाकी विपक्षी पार्टी भी आएंगी, कोई कांग्रेस से आपने क्यों नहीं बुलाया किसी को? किसी एक को कांग्रेस को भी बुलाते, वो आकर बात करते अपनी नाजी, वो भी कहते कि हाँ लेट मी रिप्लाई। सिंह साहब आपने कह दिया ना, तो आपने कह दिया तो मैं जवाब दे देता हूं। कांग्रेस को बुलाया था, उन्होंने कहा कि मैं डिबेट पे शरीक नहीं होऊंगा, इस डिबेट में शरीक नहीं होंगे, तो उनके अपने कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैंने न्योता तो उनको भी दिया था, उन्होंने कांग्रेस ने इस डिबेट में आने से मना कर दिया, तो वो नहीं है। तो प्रतीक जी तो बड़ा स्पष्ट हो गया, ठीक है? प्रतीक जी बड़ा स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस डिबेट पे ही नहीं आना चाहती इनके साथ इस विषय पे। तो चुनाव तो बहुत दूर की दूर है, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, जो डिबेट पे इकट्ठा नहीं बैठना चाहते। मैं आपको याद दिला रहा था कि अखिलेश यादव और मायावती बहन जी भी इकट्ठे गए थे, वो भतीजे की जोड़ी बनी थी। मैं आता हूं, मैं डिबेट में, उन्होंने चैलेंज थ्रो किया है, उन्होंने चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड। मैं सिंह साहब just give me a second. Just give me a second. मैं तो समझना चाहता हूं, मैं तो अच्छा just give me a second हमारे लिए मैं आधे सेकंड बात करूं। ये अच्छा हो गया आपने डिबेट की, हमारे लिए भी समझने के लिए मौका मिल गया कि कैसे ये भानुमति का कुटुंब कैसे इकट्ठा होगा और इनका एजेंडा क्या होगा। सब प्रधानमंत्री मोदी को उठाना या कोई एजेंडा भी होगा? राइट, ठीक है। ये अपोजिशन कैसे आएगा, साथ ही एक सवाल है आपका, ठीक है, मैंने ले लिया सवाल आपका। और जी, कांग्रेस में मैंने क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया, लेकिन हमारे साथ सुबीर भौमिक साहब जुड़े हैं कुछ देर के लिए। मैं मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आ रहा हूं कि जहां तक चैलेंज का सवाल है, लेकिन सुबीर भौमिक साहब आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि दीदी ने कहा बंगाली प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, तो कैसे होगा? क्या वो उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ेंगी, या वो जाके जयपुर में चुनाव लड़ सकती हैं, या वो जाके कहीं और चैलेंज थ्रो करेंगी? और सवाल ये है कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर क्यों, प्राइम मिनिस्टर की बात हो सकती, कहीं का भी कोई भी हो सकता है। सुबीर भौमिक, देखिए ये ऐसा एक है मामला कि आप ये ब्रिज तक तो आए नहीं, आप ब्रिज आपने क्रॉस कर लिया। ये हम भी बहुत प्राउड बंगाली हैं, बट इसमें ये नहीं, ये मैं समझता हूँ बहुत बकवास चीज है। इसके लिए मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राफ में और कुछ दूसरे जगह भी हमने लिखा था कि ममता जी के सामने अब एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये कि बंगाल में कुछ करके दिखाने का। बंगाल में सोशल सेक्टर में बाकायदा उन्होंने बहुत काम किया है और दिखाया भी है कि
जनता तक पहुंच के काम हो सकता है। दुआरे सरकार, ये सब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट बंगाल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पब्लिक डेट और अनएम्प्लॉयमेंट का है, जिसको टैकल करने के लिए उनको भारी टिकट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा और जो अब तक आया नहीं है। सिंगुर नंदीग्राम के चलते पावर में वो जरूर आए हैं, बट उद्योगपति यहाँ आने से घबराते हैं कि साहब टाटा को चूना लग गया, हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। अब उनके पास सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि सोशल सेक्टर में उन्होंने काम किया है, जेंडर सेक्टर में उन्होंने काम किया है, बंगाली प्राइड को ऊपर उठाए, बट प्राइड जो है ये हवा में ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। विदाउट इकोनॉमी, आप हमारे पड़ोस में, मैं दूसरे इंडियन स्टेट्स में जाना नहीं चाहता, पड़ोस में बांग्लादेश का देख लीजिए, बांग्लादेश का इकोनॉमी कहाँ पहुंच गया है। और वो ये बंगाली प्राइड राइड हवा की बात ज्यादा नहीं करते हैं शेख हसीना, बट काम उन्होंने किया है, बड़ा फोकस्ड वे से इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। आज बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया को मात दे के चले गए हैं, पाकिस्तान का तो हिसाब ही आता नहीं। अब यहाँ नहीं, यहाँ पर एक चीज रिजू दत्ता, रिजू दत्ता, हवा की बातें हैं, हवा में ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। सीधी सी बात कही उन्होंने कि हवा में है। बंगाली प्राइड तो अच्छी बात है, बंगाल। एक मिनट, मेरा आर्गुमेंट यही है कि एक बंगाल मॉडल उनको पहले, रिजू दत्ता कंप्लीट, बीच में बोल जाते हैं। बोलिए सर, दादा बोलिए मेरा आर्गुमेंट मेरा सेंट्रल आर्गुमेंट है कि गुजरात मॉडल जो भी है उसको सामने रखकर नरेंद्र मोदी जी सेंटर में आने का उन्होंने रास्ता अपना बनाया था। ममता बनर्जी को पहले एक सॉलिड बंगाल मॉडल खड़ा करना पड़ेगा जो कि सारे देश में एक्सेप्टेबल होगा, उसके बाद वो एक्सेप्टेबल होंगे, नहीं तो वो नहीं होंगे एक्सेप्टेबल पूरे देश के लिए। बंगाल में उन्होंने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बहुत काम बाकी भी है। दूसरे तरफ पॉलिटिकल चैलेंज भी है, ठीक है, यहाँ पॉलिटिकल चैलेंज भी है। यहाँ भाजपा हारा है चुनाव जरूर, बट ऐसा नहीं कि भाजपा सफाया हो गया है। आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन काफी स्प्रेड किया है, तो ये सब काफी सारे चीज चैलेंज उनके सामने हैं। ये सब फेस करने के बाद उनको सोचना चाहिए दिल्ली का, ये बहुत जल्दी दिल्ली चलो, नेताजी ने स्लोगन दिया था, अभी दिल्ली चलो का वक्त उनके लिए आया नहीं है, ये मेरा मानना है। अब लोग डिफर कर सकते हैं। राइट, बंगाली प्राइड अच्छी बात है, लेकिन हवा में है रिजू दत्ता, जमीन पे बहुत सारी चीजें हैं रिजू दत्ता। हाँ नहीं, वो तगड़ा बंगाली है, ठीक है दादा, हाँ तगड़ा बंगाली है, इसमें तो दो राय नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हवा में नहीं। देखिए हम लोग ना कुछ, देखिए मैंने पहले ही आपको ये क्लियर किया था कि कुछ शुभचिंतक ये ट्रेंड मतलब प्रोग्रेस शुरू किया था, उसके बाद ये ट्रेंडिंग हो गया था। बट मैं एक चीज आपको बता दूं, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो वो सरकार छुप के किया था रिजू दत्ता, जब छुप के रिजू दत्ता ये चुपके प्यार वाली बात नहीं, ये मान ना रिजू दत्ता, ये चुपके वाली प्यार वाली बातें नहीं ना, या तो आइए तो सामने आइए मैदान पे, और या ना आइए तो फिर कहिए नहीं ठीक है ये गलत था, जिसने भी ट्वीट किया वो गलत। अभी हम तैयार नहीं है, अभी हम बिल्कुल तैयार नहीं है, तो लिहाजा हम तैयार नहीं है, तो इसलिए हम ये बात नहीं करेंगे। या तो ये कहिए और ये कहेंगे कि नहीं हम छुपके प्यार करेंगे, प्यार भी करेंगे। रिजू दत्ता, प्रतीक जी अब थोड़ा सा मेरे को सुनने, बंगाली छुपके प्यार नहीं करता, खुलेआम करता है। अरे यार रोमियो स्क्वाड का जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, बंगाली प्यार नहीं करता तो खुल के ही करता है सब। अब मैं जवाब दे देता हूं, ठीक है, थैंक यू शुभेंद्र, नो थैंक यू शुभेंद्र। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको एकदम सीधा बात बोल रहा हूं कि जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, वो भी विकास पे चल के आया था जैसे शुभेंद्र ने बोला, और उसके बाद इतना विकास हुआ इस देश में कि आज जीडीपी से -7.3 पे आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट 40 साल में सबसे ज्यादा है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। और जो आपने मेरा बात लास्ट टाइम काट दिया था प्रतीक जी, मैं कोरोना का टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ये कोरोना का मिसमैनेजमेंट और ये निकम्मी सरकार की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है। तो इस देश को थोड़ी ममता की जरूरत है, इस देश को थोड़ी ममता की जरूरत है हमें, और बहुत बड़े रिजू दत्ता ना प्लीज आंसर मी, रिजू दत्ता जब आप ये कहते हैं जो डरते हैं वो मरते हैं, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे बताइए। जब आप चीफ मिनिस्टर कहती हैं जो डरते हैं वो मरते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे बताइए।
इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और बीजेपी, केंद्रीय सरकार भी नहीं बोलूंगा, बीजेपी उनका हार, बंगाल का हार पचा नहीं पा रही, इसलिए वो लोग हर तरह के साम दाम दंड भेद आजमा रहे हैं यहाँ की स्थिति को खराब करने के लिए। तो इसीलिए मेरी मुख्यमंत्री कहती है और हम भी कहते हैं कि डरते तो हम किसी से नहीं है, आप जितना घात करोगे उतना हम प्रत्याघात करेंगे। हम राजनीति में आइए ना, मैदान में आइए, विधान 24 में फिर लोकसभा आइए, दो हाथ कर लीजिए। ये सब छोटी छोटी चीजें करके क्या फायदा है कि किसी के मुख्य सचिव को डिस्टर्ब करना। तो फिर ये क्यों कहते हैं आप? तो रिजू दत्ता ना रिजू दत्ता फिर ये क्यों कहते हैं जब डरते नहीं तो मरते, जो मरने वाली बात आप कह रहे हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया, फिर हमने भी उसको ट्वीट कर दिया, फिर ये ऑल इंडिया ये जो है ट्रेंड हो गया? ऐसा मत कहिए ना, कहिए कि हाँ हमने कहा और हम कहेंगे, हम चैलेंज देते हैं, हम चैलेंज दे रहे हैं। प्रतीक जी, एक तूफान भी जब शुरू होता है ना, वो शुरू एक हल्की सी हवा से ही होता है। तो ये शुरू हुआ था एक हल्की सी हवा, एक विस्पर था जो आज एक बहुत बड़ा विंड बन गया है। आगे देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, 3 साल तो है, हम भी अपना काम करेंगे। सुबीर भौमिक वांट टू से समथिंग। सुबीर भौमिक नहीं, यहाँ एक चीज रिजू सही कह रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल पे हमला हुआ है, हो रहा है और चुनाव के नतीजे के बाद भी हो रहा है, तो आप एक फुटबॉल हम खेल चुके हैं, बंगाली में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, एक ऑफेंसिव डिफेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि साहब हम सिर्फ घर बैठ के डिफेंस नहीं करेंगे, हम आप पे कभी कभी हमला भी करेंगे, उसी तहत हम डिफेंस करेंगे। तो ये सब जो है ना कि ये एक ऑफेंसिव डिफेंस का स्ट्रेटेजी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि डरते हैं वो मरते हैं, ये तो ममता का पहले से रवैया रहा है। अब एक चीज सिर्फ देख लीजिए कि एक रीजनल पार्टी बंगाल में कभी था ही नहीं, वहां पर ये आए, कांग्रेस को खत्म किया, लेफ्ट को खत्म किया, बीजेपी का इस तरह का एक एग्रेसिव कैंपेन को उन्होंने रोका। तो इसको छोटा करके इसको अंडरमाइन करने का कोई गुंजाइश, कोई स्कोप नहीं है, और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है। ये सही बात है कि कई मैं ये पूछना चाहता हूं, रिजू से पूछूंगा तो फिर 40 से लेके सांसदों से लेके कैसे सपना प्राइम मिनिस्टर का, और कौन आपके साथ है, ये मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, डिबेट को ओपन कर रहा हूं मैं। शुभ्रास्ता जी, भाई ज्योति बासु को भी तो चैलेंज दिया है और चीफ मिनिस्टर ने चैलेंज दिया है कि, और वहां पे ट्रेंड हो रहा है कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर 2024 में मैं आया यार, थोड़ा जी आ रहा हूं मैं, उड़ा भी लेना, थोड़ा पतंग उड़ाने तो दीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है लोगों को इतना? 34 साल को अगर दीदी अकेली गिरा सकती है, बिल्कुल, थोड़ा पतंग उड़ाने दीजिए, मुश्किल तो उड़ाइए ना। हाँ, पतंग उड़ाइए ना, पतंग में कौन मना कर रहा? शुभ्रास्ता उड़ाइए पतंग, उड़ाइए पतंग उड़ाइए। हालांकि हम समझते हैं कि हमको रीजनल कंसोलिडेशन की तरफ ज्यादा देखना चाहिए। हाँ, सॉरी शुभ्रास्ता मैं ध्यान से सुन रही हूँ, सुबीर जी को भी सुन रही हूँ, रिजू जी को भी मैंने सुना। आज जब देश अभी भी कोरोना के दंश से मुक्त नहीं हुआ है, कौन सी सोशल मीडिया टीम बंगाली प्राइम मिनिस्टर ट्रेंड करवा रही है, ये तो सबको सर्वविदित है। उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, ये देश की जनता भी देख रही है। तो जो नेशनल पॉलिटिक्स का ख्वाब देख रहे हैं, वो नेशनली वो एक्सप्लेन करें कि अभी क्या प्राइम मिनिस्टर के चुनाव की बात चल रही है। प्रतीक जी, ये बहुत शर्मनाक बात है कि वो महिला जिसका चेहरा लोगों ने आम्फान में देखा, और आम्फान की जो ट्रेजेडी थी वो ना बंगाल भूला है, ना ये देश की जनता भूली है, उसके बाद इन लोगों की ये कहां से लाते हैं, इतना आत्मविश्वास कहां से आता है कि नेशनल पॉलिटिक्स की बात ये सोच भी सकते हैं। ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने इस बार जब जिताया तो वो याद रखा जाना चाहिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गई, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक नहीं बचा पाई। वो अलग बात है कि टीएमसी की सरकार है, लोकतंत्र में इस सरकार की जो नेत्री है वो ममता बनर्जी है, बिल्कुल करे। लेकिन ये जो ड्रामा चल रहा है कि अब नेशनल पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी का चेहरा उभरेगा, कैसे बात कर रहे हैं लोग? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम एक दिन पहले की घटना है, जो भी ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो घटना हुई, बुलाया गया वहां के ब्यूरोक्रेट को, ब्यूरोक्रेट ने धता बताते हुए वहां नहीं ज्वाइन किया, फिर ममता बनर्जी ने उनको सलाहकार नियुक्त किया। क्या ये देश के लोग नहीं देख रहे हैं? तो मुझे लगता है प्रतीक जी कि ये जो बहस शुरू की जा रही है, ये एक सोची समझी रणनीति और राजनीति के तहत की जा रही है, लेकिन इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसका जन भावना से कोई सरोकार नहीं है।
मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। स्वागत है। और तैयार हैं दीदी के लिए 24 में उनके साथ पीछे खड़े होने के लिए झंडा लेके? जी दीदी के लिए तो दादा और भाई हम लोग बोलते हैं, जिसको बंगला में दादा बोला जाता है भाई को, तो दीदी के लिए तो भाई तो तैयार ही रहता है। तो हम लोगों का जानते ही आप कि हम लोगों का तो यही संस्कार है। लेकिन सवाल ये उठता है प्रतीक जी, ये टीवी में बैठ करके प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं होता है, तय नहीं होता है कि प्रधानमंत्री तो जनता जिस पर ममता दिखाएगी, बंगाल में ममता दीदी पर तो ममता जनता ने दिखाई है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधे पूरी ताकत के साथ बंगाल लड़ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी का सीधा जवाब दीजिए। तिवारी जी सीधा जवाब दीजिए, बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए। एकदम सीधा जवाब है, प्रधानमंत्री जनता बनाती है, ममता दीदी भी सक्षम है, और जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे ज्यादा अनुभवी हैं, उनसे ज्यादा क्षमतावान है, उनसे ज्यादा ऊर्जावान है, उनसे ज्यादा उनके पास जो तजुर्बा है केंद्र में मंत्री रहने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पहली बार नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि पिछली बार तेजस्वी यादव जी भी तो विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में अपने पार्टी को अपने दम पर लाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैंपेन कर रहे थे बिहार में, पूरी भाजपा की ताकत थी। भाई नेता है, लेकिन अभी अगर आप कहेंगे तो तेजस्वी यादव जी की फोकस है, बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी को जनता ने अपना प्यार दिया, सबसे बड़े दल के रूप में बेईमानी शैतानी करके सत्ता में भले आज आ गई। मृत्युंजय जी आज आप जो इस बैठक जो आज इस बहस में शरीक हैं, उस बहस में शरीक का होने का मतलब ये है और मुद्दा ये है कि आप जो ट्रेंड हो रहा है, आपने कहा ना कि आप भाई अभी क्यों भागो, तो जनता ममता दिखाएगी। जो ट्रेंड हो रहा है उस ट्रेंड के पीछे हैं आप, उसके पीछे खड़े हैं, उस पे पीछे झंडा लेके खड़े हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। प्रतीक जी, बंगाल में तो राष्ट्रीय जनता दल ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया ना, हम तो खड़े थे दीदी के साथ। जो देश के लिए आगे आएगा, गरीबों के हित के लिए, देश हित के लिए आएगा, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी खड़े रहेंगे, हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। हमारा इस देश विरोधी, जन विरोधी सरकार के खिलाफ, गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ, हमारा किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में सब मिलकर के लड़ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी ताकत बिहार से राष्ट्रीय जनता दल है, इसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, इसमें कहा कोई शंका है। आरपी सिंह साहब, तिवारी जी थोड़ा घबरा जाते हैं बीच बीच में, आखिर में जब बोलते हैं वाक्य तो ये कह देते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी, फंस जाती है बात बीच में आके। नहीं भाई, तो हम तो कहां पेट फंसा रहे, हम तो कह रहे हैं कि दीदी के पास, ममता दीदी के पास वो तजुर्बा है, अनुभव है, और जो वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनसे ज्यादा वो कारगर साबित होंगे। लेकिन ये बैठ करके अभी आप कहिएगा कि आप कह दीजिए वो प्रधानमंत्री होंगे, हमने थोड़ी ना बहस शुरू की है मृत्युंजय जी, हमने थोड़ी ना बहस शुरू की है। बहस तो बंगाल से शुरू हुई है और ट्रेंड हो रही है। नहीं, प्रधानमंत्री तो आज जिस तरह उन्होंने बंगाल जीता है, तो वो प्रधानमंत्री का तो ख्वाब देख ही सकते हैं, इससे आप कैसे रोक दीजिएगा? बस भाई यही तो पूछ रहे हैं, उनके ख्वाब में आपकी ताकत जुड़ी है, यही जानना था। हमारी ताकत जुड़ी है जन विरोधी सरकार के हटाने के लिए, हमारी ताकत जुड़ी है देश की भलाई के लिए। समझ गए जी। सिंह साहब कुछ बोलना चाह रहे थे जी प्रतीक, देखिए मैं आपने बड़ी कोशिश की कि तिवारी साहब बोल दें, मृत्युंजय जी बोल दें कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के नाते एक्सेप्ट करते हैं, उस पर अभी भी नहीं आ रहे। और मैंने कहा ना, मैं आज इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट के नाते से देख रहा, मैं तो सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या डिमेंशन होगा। हम तो चाहते हैं विपक्ष अच्छा बने, सुदृढ़ बने, तगड़ा बने, परंतु ममता बनर्जी से इतना पूछ रहे कि बीजू पटनायक के साथ जाएंगे, मृत्युंजय जी से पूछ रहे कि उनका जो सहयोगी दल था कांग्रेस के राहुल गांधी जी क्या ममता बनर्जी को अपना नेता एक्सेप्ट करेंगे,
क्या केरल की जो लेफ्ट पार्टी है वो ममता बनर्जी को अपना नेता एक्सेप्ट करेंगे? क्या शरद पवार इनको अपना नेता एक्सेप्ट करेंगे? क्या चलिए ठीक है तेलंगाना सिंह के साहब ये ठीक है, चलिए आपकी बात मान ली, राइट, सुन लिया मैंने बात। प्रतीक जी 10 सेकंड, छोटी सी शिवसेना इनके साथ थी, आज कहाँ है? संजय जी, अरे राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कल क्या होगा ये अभी कैसे बता देगा कोई? लेकिन प्रधानमंत्री पद के मुझे ये उम्मीदवार हो सकते हैं। अरे ये बता दीजिए, आपके अलायंस पार्टनर राहुल गांधी का इनको एक्सेप्ट करेंगे? इतना बता दीजिए। आप तो आपके अलायंस पार्टनर राहुल गांधी के भाई राहुल गांधी जी के साथ तो हमारा गठबंधन है। पिछली बार उनके नेतृत्व में हम लोग लड़े थे, आपके साथ शिवसेना कहाँ गई? आज नीतीश कुमार जी का मन क्यों डोल रहा? फिर आपसे जो पूछा तो गठबंधन टूटते जा रहा है। बड़ा ब्यौरा दे दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा। मैं जितना पूछा उतना बताइए। राहुल गांधी आपके पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं, आपका गठबंधन है, वो नेता मानेंगे क्या ममता बनर्जी को? नहीं मानेंगे। असली बात ये क्यों यहाँ डिबेट में हाजिर नहीं हुए। और दूसरी बात, अरे भाई साहब, ये सब लोग बैठ करके न तय करते हैं। ये टीवी के डिबेट में हम आपको बोल दें हम अधिकृत हैं। वो तो उन्होंने टीवी डिबेट के लिए अपना पैनलिस्ट भेजा। उन्होंने टीवी डिबेट के लिए अपना पैनलिस्ट भेजा कांग्रेस पार्टी ने। वो तो उस डिबेट में आने को चाह रही है जब ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आप कैसा बता रहा हूँ आपको, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? अच्छा चलिए, 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी प्रधानमंत्री मानेगी कि नहीं मानेगी, इसका क्या ठिकाना है? 12 करोड़ आडवाणी जी भी थे। अरे रिजू आ रहा हूँ, आपकी मुस्कुराहट में समझ गया। मैं आ रहा हूँ, रिजू आ रहा हूँ, वेट रिजू आ रहा हूँ, 2014 में मृत्युंजय जी, सिंह साहब रास्ता में मैं लौट रहा हूँ। एक वक्त एक छोटा सा एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद असल जो सवाल है, जो मुद्दा है, मैं उसी पे लौटूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक की शुरुआत थी, मुद्दा वो है ब्रेक का सब। आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे एक चीज ट्रेंड कर रही है और वो है कि यही बारे 2024 को प्राइम मिनिस्टर जो है बंगाली प्राइम मिनिस्टर, और ये जो ट्रेंड कर रहा है, इसी पे आज मुद्दा, इसी पे बातचीत। तृणमूल कांग्रेस के रिजू दत्ता कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल आप कहिए। दादा मैं आ गया आपको आसाम कमिंग। आप रिजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजू सवाल ये है कि कुछ लोगों ने चिट्ठी भी लिखी, लगभग 400, जिसमें वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने लिखा कि जो इलेक्शंस के बाद हिंसा हुई उस पर उन्होंने कंसर्न जताया। आप प्राइम मिनिस्टर, बढ़िया बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब आप तमाम वो मुद्दे जो अपने राज्य के हैं और उसके राज्य के बाहर आप देखते हैं, तो क्या आपका नेटवर्किंग है, तमाम वो सारी चीजें, प्लेटफॉर्म क्या है, सारे सवाल उठते हैं। तो फिर ये अभी जो ये कह रहे हैं, सिवाय शगुफा, सिवाय चीजों को हवा में उड़ाने के अलावा और क्या है ये? नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं कि देश की जनता को एक नया चेहरा चाहिए, वो है ममता बनर्जी। और हमारे लिए एक सपना है जो हम कोशिश करेंगे साकार करने की। आपको भी याद है प्रतीक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, कि 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था विपक्षी दलों का, पर उसमें कोई चेहरा उभर के नहीं आया था। बट इस बार अगर विपक्ष को इस देश में रहना है तो एक चेहरा चुनना पड़ेगा। और आप मुझे कहिए कि एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ पूरा विपक्ष है, सारे रीजनल पार्टीज हैं, कुछ नेशनल पार्टीज के भी पार्टीज भी हैं। मैं आपसे पूछूंगा, एक फोन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुद्धिजीवियों ने, प्रोफेसर रिजू मैं रोक रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, जो बुद्धिजीवियों ने लेटर लिखा, उसमें दिल्ली के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। जी प्रकाश जी, जो आपने कंसर्न जताया, 600 लगभग बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखी, और ये कंसर्न किस बात को लेकर और मुद्दा क्या था आपका, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, हमारा मुद्दा बहुत साफ है कि चुनाव के उपरांत, 2 मई के उपरांत जो हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, वो नहीं होनी चाहिए थी। सभी के जान माल की रक्षा करना प्रशासन का दायित्व होता है, और ममता जी वहां पर पहले से मुख्यमंत्री थी, और चुनाव के ट्रेंड जैसे ही उनके पक्ष में आए, एक विशेष वर्ग के लोगों ने
जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उनको खोज खोज करके उनके घरों पर हमला करना, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, उनके साथ बलात्कार किए गए, हत्याएं हुई, तो ये सब बंद होना चाहिए। आप राष्ट्रीय राजनीति के लिए स्वप्न देखें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो उस पीड़ा को महसूस करते हुए 600 से अधिक लोगों ने, जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब ने एक पत्र, ओपन पत्र लिखा है, एक अपील भी की है और एसआईटी के गठन की मांग हम सब ने की है कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एसआईटी का गठन होना चाहिए। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिजू, रिजू, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। आप राष्ट्रीय परिदृश्य में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, आपको सपने देखने का पूरा हक है। लेकिन सवाल यह है कि जो आपके राज्य की जो स्थिति है, हिंसा है, उस पर आप क्या जवाब देंगे, इसको जानना चाहते हैं लोग। और 600 बुद्धिजीवियों ने लेटर लिखा जी। देखिए, पहले तो मैं आपको एकदम सीधा सीधी बोल रहा हूँ, ये कौन 600 बुद्धिजीवी है मुझे नहीं पता, शायद इनका सबका एड्रेस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, ठीक है, उसको साइड में रखिए। अब जो हिंसा की गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बता देता हूँ, प्रोफेसर प्रकाश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर गोवर्धन दास जेएनयू, डॉक्टर JSP पांडे लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर जया कुमार केरल विश्वविद्यालय, केरल केंद्रीय, प्रोफेसर गोपाल रेड्डी उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, इस लिस्ट में मशहूर प्रोफेसर, कुलपति, निदेशक जी। सुब्रता जवाब देना चाहती हैं, सुब्रता। ऑफ कोर्स रिजू, यू हैव रेज्ड द क्वेश्चन, आई एम कमिंग, ऑफ कोर्स रिजू, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुब्रता, यही पार्टी जिसके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश के 500-600 बुद्धिजीवियों को कह दिया कि पता नहीं है कौन से बुद्धिजीवी है, कहां से आते हैं, और इनका पता तक बता दिया। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग तो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आने वाले थे शायद सेंटर पे, शायद आप लोग इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं कि मोदी जी से इतर मॉडल आप देना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के जान माल की रक्षा आप वहां कर नहीं पा रहे। जो बुद्धिजीवी आपको कुछ एड्रेस करके बहुत शालीनता से चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं, उनको आप धता बता रहे हैं। आप विपक्ष का कैसा विद्रूप चेहरा है। और रिजू जी, टेलीविजन के बैठ करके आपने बुद्धिजीवियों के लिए जो ये शब्द कहे, उसके लिए माफी मांगिए। इसलिए माफी मांगिए क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद की भूमि से आते हैं, आप श्री रामकृष्ण परमहंस की भूमि से आते हैं। आपको हिम्मत कैसे हुई कि आपने 600 बुद्धिजीवियों को धता बता दिया? प्रकाश सिंह जी के सामने खड़े होने की औकात नहीं है आप लोगों की। प्रकाश जी, एक बात, नहीं, सुभद्रा जी सुन लीजिए, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे ना तो आधा बीजेपी खाली हो जाएगा। जो बुद्धिजीवी टीवी पे आके कहता है एक विशेष वर्ग के लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग देश के दुश्मन है, और आप लोग जैसे लोग इस देश को खराब कर रहे हैं, ये नफरत की राजनीति करके। आप लोगों को जेल के अंदर भेजना चाहिए, ऐसे बुद्धिजीवियों को जेल के अंदर भेजना चाहिए। और कुछ बोलिए, आप लोगों के जैसे बुद्धिजीवियों को जेल के अंदर होना चाहिए, जो विशेष वर्ग करके नफरत की राजनीति करते हैं इस देश में, धर्म के नाम पे इस देश को बांटते हैं। आप लोग इस देश के दुश्मन हैं। और कुछ बोलूं आपको, आप लोगों के लिए यही सही होता है। अब जो बुद्धिजीवियों का प्रवक्ता यहाँ आके बोल रहा है विशेष वर्ग के लोग अत्याचार कर रहे हैं, जब कलकत्ता के हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया ममता बनर्जी सरकार को, उसके बाद बुद्धिजीवी बोल रहे हैं दिल्ली में बैठ के कि विशेष वर्ग के लोग यहाँ पर मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। कितना नकारात्मक बात है ये लोग बुद्धिजीवी नहीं है, ये बीजेपी के चमचे हैं जो धर्म के नाम पे इस देश को बांट रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और इसीलिए रिजू संयत भाषा से, रिजू संयत भाषा में रिजू संयत भाषा में जी। सुब्रता प्लीज रिस्पॉन्ड। यूज नहीं किया, नहीं, ठीक है, मैंने टोक दिया, मुझे जहां टोकना था बिल्कुल राजू सिंह साहब, क्या है? मैंने सुना, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं इनके पहनावे से पता चलता है इनका। सुब्रता मैंने सुना ऐसे पार्टी से रिजू ऐसे आके नेशनल परिदृश्य पे नहीं आया जाता। सुब्रता विल रिस्पॉन्ड एंड आरपी सिंह। देश की जनता नकारती है, इसलिए उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ठीक है, बात करने का शौक। सुब्रता विपरीत बुद्धि, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। जब आपका नाम सुब्रता, वो बीच में बोल रहे हैं आप।
नहीं, क्योंकि आप लोगों को बोलने देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों की तमीज ही नहीं है बात करने की। आपने मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी की है। आपको पता है मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? जाके देख लीजिए, आपका बीजेपी हेडक्वार्टर खाली हो जाएगा, नहीं मिलेगा, जाके देख लीजिए। तो व्यक्तिगत बात मत कीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी सब इस पे उनका डिग्री होता है ना, तब ये देश का दुर्भाग्य है कि ये हालत है देश का, आप लोगों की वजह से। इनका पता क्या है? धर्म के नाम पे लोगों को बांटना, नफरत की राजनीति करना, किसान विरोधी, देश विरोधी, संविधान के विरोध, सब कुछ आप लोगों ने खराब कर दिया। देश में ना नौकरी है, देश में लोग जिंदा नहीं है, और आप लोग बोलते विशेष वर्ग के लोग, जाके देखिए मणिकर्णिका घाट में रिजू आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, मैं आ रहा हूं आरपी सिंह साहब, एक मिनट रिजू हो गया। प्रतीक आपके चैनल में एक्सपोज हो गया मामला, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। कैसे अराजकतावादी सोच है, कैसे अनार्किज्म की सोच है, दिख रहा है। वो इनके एक भैया है दिल्ली में, वो अपने यहाँ चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी को कहता है कि आप जाइए मत। यार कूच बिहार के गांव खाली हो गए हैं, वो जाकर ढुपरी में बैठे, वहां के शाम के अरे सुनिए सर, मैंने आपको टोका क्या? अच्छा चलिए, आप कितनी अराजकतावादी करेंगे सर? गांव के गांव खाली करा दिया आपने एक संप्रदाय के। अरे सर देखिए, मैं आपसे ऊंचा बोल सकता हूँ, मैं आपसे ऊंचा बोल सकता हूँ और आपसे ज्यादा अच्छा बोल सकता हूँ, परंतु कृपा करके मुझे बोलिए। अरे सर आप गला मत दबाइए ना। अरे आपने बंगाल के हिंदुओं का गला दबा दिया, आपने बंगाल के हिंदुओं के गाँव खाली करा दिए। मेरे नहीं करा पाएंगे, मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे आप, मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे। आपके कूच बिहार के हिंदुओं के गाँव खाली कराकर आपने ढुपरी भेज दिए। ममता बनर्जी के पास इतना समय नहीं है कि अपने बंगाल के लोगों की जाकर चिंता कर सके। उनको बोले मैं आंसू पहुंचने आई हूँ, वापस लेने आई हूँ आपको। आपके पास इतनी संवेदनशीलता नहीं है, आप में इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि ममता बनर्जी या रिजू दत्ता जाए, ढुपरी जाए और कूच बिहार के जिन हिंदुओं को मारा है रिजू आराम से। नहीं प्रतीक जी, हिंदू मुसलमान पे आके नहीं आएगा सवाल पे आऊंगा मैं। रिजू आ रहा हूँ, सवाल पे आ रहा हूँ। रिजू मैं सवाल पे आ रहा हूँ जी, सवाल पे आ रहा हूँ। नहीं प्रतीक ये चलेगा, सिंह साहब मुद्दे पे मैं मुद्दे सिंह साहब मुद्दे पे, मैं अभी पे हूँ सिंह साहब, मुद्दे की बात मैं मुद्दे पे। आप मैं एक बात और रख देता हूँ। रिजू ने नहीं पूछा, मैं पूछ देता हूँ। रिजू ने नहीं पूछा, मैं पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि आप मुझे काम ही नहीं करने दे रहे, आप हमारे चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते हैं। ये बताइए कि कब हुआ इतिहास में ऐसा कि लास्ट डे ऑफ द वर्किंग चीफ सेक्रेटरी को आपने सेंटर बुला लिया? आप जो है दोहरी नीति रखते हैं, ये कहते हैं। आप बंगाल के दूसरी नीति रखते हैं, बंगाल शासित प्रदेशों के लिए दूसरी नीति रखते हैं, आप करने नहीं देना चाहते। ये सवाल है उनका। ठीक है, राइट। अब आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। जी मैं इस बात का उत्तर देता हूँ, परंतु उससे पहले जो मैं बात कह रहा था, कूच बिहार के हिंदुओं के गांव खाली करा दिए। असम के हाई कोर्ट को वहां पर कॉग्निजेंस लेना पड़ा। वो पूछ रहा है कि कहां से लोग आए हैं, ये अपने बंगालियों की चिंता नहीं कर रहे, जिनको पीट कर भेजा गया वहां से, ढुपरी में जाकर बसे हैं वो 400 लोग हैं। अरे सर अरे क्या इशू है ये? मैं नहीं करूंगा ऐसे। अगर मैं टोकूंगा तो मैं आप डिबेट नहीं कर पाएंगे रिजू। अगर मैं टोकने लगा तो ये समझ मैं सरदार हूँ और असरदार भी हूँ, और मैं टोकने पे आया तो आप बात नहीं कर पाएंगे समझ में। मेरी पत्नी और सुनिए, अरे सुनो, और मेरी पत्नी बंगाल से आती है, मेरी पत्नी बंगाल की है, अरे मेरी पत्नी बंगाल की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं सरदार भी असरदार भी हूँ, और मैं टोकने पे है तो बात नहीं कर दूंगा आपको। तो कृपा कर अरे सुनिए, कृपा कर जो 400 डुबरी में 400 बंगाली पहुंचे, उनके आंसू पहुंचे, कब जाएंगी ममता बनर्जी बता दीजिए हमारे को। जो वहां पर
मुसलमानों ने पीट पीट कर गांव खाली कराए हिंदुओं कोई के, मुसलमान उनकी हिंदू चिंता नहीं कब हुआ है। करेगी क्यों ममता नफरत बनर्जी? ये फैलाते बता हैं? दीजिए हमारे क्यों को आप, नफरत फैलाते कब हैं करेगी आरपीसी ममता जी? बनर्जी उन हिंदुओं की चिंता क्यों जिनके नफरत जिनकी फैलाते बहु हैं आप बेटियों पर लोग? रेप किया मैं है, आया। उनकी साढ़े चिंता चार कब राइट करेगी? सवाल। जिनके सिंह 37 साहब लोग मार दिए सवाल लिया आपने, आपका। जिन सिंह परिवार साहब के सवाल लिया। 37 रिजू लोग दत्ता, मार दिए, उनकी रिजू चिंता दत्ता, कब करेंगे रिजू आप? दत्ता। हाँ जी। ठीक ठीक बोलिए। ठीक। बादल देवनाथ, दादा दादा, आप ट्रेंड हो रहा था, मैं मुद्दे पे ही लौटाता हूं, मैं मुद्दे पे ही लौटाता हूं। बड़ी अच्छी बात है, बंगाली प्राइड होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन उसकी क्या तैयारी है ये लोग जानना चाहते हैं। बादल देवनाथ, कौन कौन हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ा है? कौन मंच पर है? उड़ीसा वाले आपके साथ हैं, बिहार वाले तो कह रहे हैं कि ठीक है, बात उन्होंने भी कही, दबी दबी जबान पे कह रहे हैं। और कहां से चुनाव लड़ने के लिए आपकी तैयारी है? लोगों ने तो सिंह साहब ने कहा कि आप तो अपना ही चुनाव हार गए, फिर कैसे लड़े? तैयारी है, फिर कौन सी तैयारी है? कहां से ट्रेंड कर रहा है ये बादल देवनाथ? मैं तो प्रतीक जी पहले नमस्कार, और मेरे बड़े भैया, मैं लास्ट में आया इसलिए मैं 2 मिनट समय मांग रहा हूँ आपसे। और जो भाजपा के प्रवक्ता ने कह रहा है, आरपी जी सिंह जी कह रहे हैं गांव गांव के लोग खाली कर रहे हैं। आरपी सिंह को कहना चाहता हूँ, जिस इलाके के बारे में आप कह रहे हैं उस इलाका में भाजपा 9 से 7 सीट एमएलए मिला, और जलपाईगुड़ी में 7 में 4 सीट मिला। उस इलाके में भाजपा को ज्यादा सीट है, अरे हर और चीज को कौन जा रहा राजनीति है, से मैं हम सोचोगे, नहीं, हर आप चीज को लोग राजनीति के पैमाने से हमारे सोचोगे, लोगों को वहां पर सीटें भगा गिनोगे, रहे। लोग और भी मैं गिनोगे, ऐसे डिबेट नहीं लोगों के करता हूँ, सिर मैं भी पूरा गिनोगे, बंगाल में लोगों घूमता हूँ, के हर सिर भी जगह में गिनोगे मीटिंग नहीं में जाता गिनोगे। हूँ, जो हर राज्य बहनों में के जाता साथ हूँ, इसलिए रेप मैं किया कह रहा उनके हूँ बारे में आपको। कौन बात दूसरा करेगा? मुद्दे में आ रहा हूँ, एक मुद्दे में आ भाई रहा के हूँ साथ प्रतीक जी। कितने लोगों ने राजनीति बलात्कार में किया, उसकी राजनीति बात में कौन करेगा? संभावना तो एक एक संभावना मिनट, का एक कितने खेल लोगों तो ने है, बलात्कार किया, क्यों नहीं? उसकी बात सिंह कौन साहब, I will करेगा? give you time. जो डुबरी पूरे में जाके सिंह साहब, फंसे I will give you कौन time. पहुंचेगा? सिंह साहब, होगा। सिंह साहब, जिन ममता हिंदुओं सिंह को साहब, I will give you time. बंगाल से भगा दिया, सिंह साहब, क्योंकि वो आरपी सिंह भाजपा साहब, के साथ खड़े आरपी थे, सिंह साहब, उनकी आरपी चिंता सिंह कौन साहब, करेगा? आरपी सिंह साहब, सिंह साहब, दादा दादा जो लोग दादा ममता दादा बनर्जी दादा दादा बादल देवनाथ, दादा बादल देवनाथ, एक एक 1 by 1। नहीं समझ में आता कौन क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आता कौन क्या बोल रहा है। बादल देवनाथ आप बोलिए, फिर सिंह साहब जवाब देंगे। बादल देवनाथ। मैं जो बोल रहा हूँ प्रदीप जी, मेरे बड़े भैया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो लोग चाहते हैं ममता बनर्जी एक बार प्रधानमंत्री बने, और क्योंकि ममता दीदी पूरे देश के अंदर सबसे अनुभवी पॉलिटिशियन है, अभी सबसे बड़ी अनुभवी पॉलिटिशियन है। दूसरा, बंगालियों का माथे में हिंदुओं के कितने है गांव तो खाली कराओगे? तो इस कुछ पर बिहार स्वागत जैसे ऑफिस कितने में गांव खाली दीदी कराओगे? प्रधानमंत्री बनेगा, एक ये तो खुशी की मुख्यमंत्री बात बने है। आपने, क्योंकि गांव खाली मैं करा दिए जो हिंदुओं कहना के। चाहता हूँ, अगर देश के पूरा प्रधानमंत्री आजाद बने तो भारत कितने में गांव खाली पहला कराओगे? प्रधानमंत्री था सुभाष चंद्र बोस। अच्छा बादल देवनाथ, 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 जस्ट गिव मी 10 सेकेंड। आरपी सिंह साहब आप बोल लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, उसके बाद बादल देवनाथ बोलेंगे। 10 सेकंड आप बोल लीजिए। सीधी बात है, ये एक भी उत्तर नहीं दे रहा। कूच बिहार के जो हिंदुओं के गांव खाली कराए हैं, उनके आंसू पोंछने कौन जाएगा? जिन बहनों का रेप हुआ उनके आंसू पोंछने कौन जाएगा? जो हमारे 37 कार्यकर्ता मार दिए गए उनके आंसू पोंछने कौन जाएगा? ये तो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो देश में क्या हाल होगा उसका कौन चिंता करेगा? देश में कितने हिंदुओं के गांव खाली करा दोगे आप? क्योंकि भाजपा को वोट भी देंगे लोग, और आप जीत भी गए और भाजपा को लोगों ने वोट दे दिया, तो आप तो गांव का गांव खाली करा दोगे। तो कहां भेजोगे? बंगाल की खाड़ी में भेजोगे उनको। आई एम टेकिंग योर पॉइंट, I'm taking your point. Now I'm taking your point. बादल देवनाथ प्लीज रिस्पॉन्ड। बादल देवनाथ। और उसका जवाब तो बंगाल के लोग दे दिया। 214 हमारा था, 77 आपका, और 2 तो शपथ नहीं लिया, 75 हो गया। पूरे बंगाल के लोग आप लोगों को उचित शिक्षा दे दिया। जितना झूठ बोलेंगे उतना ही साझा आप लोगों को मिलेगा। झूठ मत बोलिए। सुनिए आरपी जी, आप सीनियर है, सुनिए मैं जूनियर नहीं हूं, मैं सुनिए। और मैं जो मुद्दा है प्रतीक जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के समय पहला प्रधानमंत्री था। उसके बाद बंगालियों ने एक बार कोशिश किया था, वामपंथी मोर्चा के जो पहला मुख्यमंत्री था एक्स मिनिस्टर ज्योति बसु, उनका वो तो नहीं हुआ, वामपंथी ने नहीं माना। उसने वो तो ज्योति बसु ने कहा था ये ऐतिहासिक गलती है। उसके बाद मैं कांग्रेस को मैं अनुरोध कर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री एक बार प्रणब मुखर्जी बना देते तो, राष्ट्रपति नहीं, अगर प्रधानमंत्री बना देते तो इस जैसा मोदी जैसा सरकार हम लोगों को देख नहीं पाता है। मोदी जैसा जो सरकार पूरे देश को मोदी जी बर्बाद कर दिया। 115 जिला 10 राज्यों पूरा चीता जल रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, देश को बर्बाद कर दिया।
6 कार्य के ऊपर वैक्सीन बादल देवनाथ, लेकिन देश के राइट लोग मर रहे हैं, देश के लोगों के लिए राइट कुछ सर, नहीं आप कर टेकिंग पा अ रहे। पॉइंट। ना मेक इन इंडिया, मैं आपके पास ही आता हूँ। बादल देवनाथ, ब्रेक के बाद बादल देवनाथ, बादल आपका, मैं आऊंगा रिजू आऊंगा। बादल देवनाथ, यही आपने कहा कि एक बार चांस आया जब लेफ्ट की वजह से थोड़ा सा पांच चूक गया, उन्होंने फैसला किया, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। प्रणब दा बन सकते थे लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया। तो ये जो कांग्रेस ने नहीं बनाया, यही इसी में तो सारा खेल छुपा है और इसी में सारी ताकत छुपी है। तो मैं तो यही सवाल पूछ रहा था कि आपने तो ट्रेंड करा दिया और ट्रेंड हो रहा है कि बंगाली प्राइम मिनिस्टर, ये जो थोड़ा सा है ये कहां से आएगा, यही सवाल है और यही जानना चाहते हैं और यही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दादा फिर मैं आपके पास आता हूं। वक्त थोड़े से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं मौजूद हूं। जब ब्रेक पे गया तो बात हो रही थी, बादल देवनाथ कह रहे थे ज्योति बसु प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, वो एक ब्लंडर थी और वो तमाम उस समय की राजनीति में उसकी चर्चा हुई। और प्रणब दा प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन अब एक सुनहरा मौका है उनके मुताबिक। और दीदी में प्राइम मिनिस्टर के सारे लक्षण हैं और सारी चीजें वो पूर्ति करती हैं, लिहाजा वो प्राइम मिनिस्टर हो सकती है। और एक बंगाली प्राइड की बात है और बंगाली प्राइम मिनिस्टर जो ट्रेंड कर रहा है सोशल प्लेटफॉर्म पर, वो उसका जिक्र करते हैं। आज इसी पर बहस है, इसी बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। रिजू दत्ता कुछ कहना चाह रहे थे। रिजू दत्ता मैं आपके पास आता हूं, देन शुभ रास्ता विल रिप्लाई जी। देखिए, मैं सिर्फ सरदार जी को थोड़ा बोलना चाहता हूं कि जब सरदार जी ने कूच बिहार और हिंसा की बात की तो कूच बिहार के जो सांसद है वो तो बीजेपी के सांसद है। और जैसे बादल दा ने कहा 9 सीटों में तो 7 सीट विधानसभा में बीजेपी का है, तो वहां पर कैसे तृणमूल के गुंडे घुस के इनको मार रहे हैं, तो मेरी समझ के बाहर है। जब सांसद आपका, विधायक आपका, तो ये थोड़ा बात अलग हो गया। और दूसरी चीज सिर्फ देखिए, आरपी सिंह जी आप दे दूंगा मैं चांस। और हमने 100 डिबेट साथ में किए हैं। अगर यहाँ पर बात धर्म की बात, ये बहुत गलत जो धुबरी में है कूच बिहार के लोग बंगाली है या कोई और है। और अगर आप बंगाल पे इतना गौरव करते हो, बंगाली प्राइड की बात करते हो, अगर 400 उठकर स्टूडियो से गाना और उठकर जाकर बॉर्डर में मर गए, आपको तब दर्द नहीं हुआ सरदार? अरे आप मैं सिंह साहब देता हूँ, सिंह साहब देता हूँ, सिंह साहब मैं देता हूँ चांस, सिंह साहब मैं चांस देता हूँ, सिंह साहब मैं चांस देता हूँ, रिजू को पूरा करने दीजिए। धुबरी में जाकर सिंह साहब मैं चांस देता हूँ, रिजू को कंप्लीट करने दीजिए। बहनों को जिनकी रेप की आपके कार्यकर्ताओं की, उनकी चिंता करना। मैं सिर्फ एक बंगाली प्राइड की बात करते हैं, बंगाली प्राइड की बात करते हैं, बंगाल के प्राउड की बात करते हैं। है ना? अरे कोई चुल्लू भर पानी है उसमें डूब मरो। अगर बंगाल के लोग असम में जाकर मजबूरी में रह रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। नहीं हो तो मैं बोलता हूँ, ये मत चुल्लू भर पानी लो, इसमें डूब मरो जाकर। हमको छोड़ दीजिए, आप प्राउड सरदार है ना? आपकी माँ बहनों का रेप किया गया आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, बंगाल की बहनों का रेप किया गया आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप सरदार है कि नहीं है? 37 कार्यकर्ता हमारे मार दिए। वो जो असम में बैठे हैं रिजू कहीं और के हैं। जी सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, एक मिनट, सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, सिंह साहब मैं रोक रहा हूँ। हाँ रिजू क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए, रिजू बोलिए। सवाल पूछना चाहता हूँ सिंह साहब से कि सिंह साहब आप हमारा बात छोड़िए, आप तो खुद सरदार है ना? तो जब 400 किसान जो पंजाब से हैं, जो सिंगू बॉर्डर में इस दिल्ली के ठंड में पड़ के मर गए, तब आपने अपने बॉस को क्यों नहीं बोला एक बार जाकर? तब आपका दिल नहीं दुखता था? गौरव की बात कर रहे हैं, तब अपना दिल नहीं दुखा कि थोड़ा मोदी जी को बोल दे किसान से भी जाके मिल ले? बंगाल के आओ तो अभी उठ पहले अपने घर को देखिए ना, खुद शीशे के घर में जो रहते हैं ना, दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। राइट, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। आरपी सिंह साहब, रिजू दत्ता, आरपी सिंह साहब, पानी के अंदर आरपी सिंह साहब थोड़े बौखला गए आरपी सिंह जी, उनको थोड़ा आराम से, आराम से, आरपी सिंह साहब आराम से, आराम से। आपका प्रेशर हाई हो गया, थोड़ा आराम से। राइट, राइट रिजू, राइट रिजू, राइट रिजू, रिजू कूल डाउन। शुभ रास्ता, शुभ रास्ता, शुभ रास्ता, शुभ रास्ता, शुभ रास्ता। मैं आ रहा हूँ बादल देव, इसके बाद बादल दा, इसके बाद पोरे আমি আসছি দাদা, আমি আসছি বাদল দা, আমি আসছি দাদা, আসছি। हाँ
प्रतीक जी, पहले तो रिजू जी का वॉल्यूम म्यूट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लगातार बोलते हैं और मेरे पिछली बार भी यही किया था कि मैं बोलना शुरू किया था और इन्होंने बोलना पीछे से शुरू किया था। सिंपल सी चीज है, जो व्यक्ति ये तक उसको क्लियर नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, जिस पार्टी के प्रवक्ताओं को कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, वो 600 प्रोफेसर्स पे सवाल उठाने के लिए बैठे हैं इस पैनल में। वो 600 प्रोफेसर्स के बारे में कहते हैं कि हम उनका एड्रेस बता देंगे। वो प्रवक्ता जिनको इतनी तमीज नहीं है कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक व्हाइट पेपर सबमिट करके कह सकें, अभी तो चुनाव खत्म हुए, जुम्मा 1 महीने भी नहीं हुए प्रतीक जी, एक व्हाइट पेपर क्यों नहीं लेकर के आती ममता बनर्जी और क्यों नहीं बताती कि जिन जिन लोगों का नाम लिखा है उन लोगों के साथ अगर ये गलत हुआ है तो हमारी पुलिस ने इतना स्टेप उठाया है न्याय के लिए। व्हाइट पेपर से ममता बनर्जी क्यों डरती हैं? यास की ट्रेजेडी पे इतना बड़ा ड्रामा कर दिया उन्होंने दिल्ली में आकर के, आम्फान का रिपोर्ट जारी कर देती, कहती आम्फान में इतना शानदार काम किया है हमने, इसी बेसिस पे हम काम करना चाहते थे। वाचिक हिंसा और वाचिक गुंडई के लिए प्रवक्ताओं को भेज करके ममता बनर्जी वही भूल कर रही है जो उन्होंने बंगाल में किया है। देश की जनता सब देख रही है, आज टेलीविजन हो या कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, ममता बनर्जी को खदेड़ कर भगाया है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो उस महिला को ख्वाब दिखाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये सारी चीजें हैं प्रतीक जी, जो मुझे लगता है एक वस्तुनिष्ठ तरीके से देश के युवा को सोचने की जरूरत है कि कौन सा व्यक्ति लोकतंत्र के लिए ठीक है और कौन व्यक्ति इतना अराजक हो चुका है, इतना अराजक हो चुका है कि उसके लिए संविधान एक खेल की वस्तु है, जिसके लिए संविधान एक ऐसी चीज है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आए या किसी भी केंद्रीय डेप्यूटेशन के लिए ब्यूरोक्रेट को बुलाया जाए, ब्यूरोक्रेट को रोका जाता है, उनको एडवाइजर बनाया जाता है। इस तरीके के ड्रामे के बाद अगर कोई भी सोच रहा हो कि देश के बुद्धिजीवी वर्ग, देश का बुद्धिजीवी वर्ग ममता बनर्जी का सपोर्ट करेगी, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गफलत में है ये लोग। राइट, ठीक। रिजू प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं। रिजू प्लीज रिस्पॉन्ड करें। दादा आ रहा हूं, बादल देवनाथ आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। थैंक यू। देखिए, बात ये ना, मुझे सबसे हंसी आता है जब बीजेपी के कार्यकर्ता वो किसी भी डेजिग्नेशन लेके जब कहीं पे भी बैठते हैं बहस में, जब ऐसी बातें करते, जब संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं वो लोग, जिनका 7 साल का सरकार का सिर्फ यही काम है कि ये जो संघीय ढांचा है उसको बर्बाद कर देना, संविधान को तार तार करना दिन ब दिन, और वो लोग हमें संविधान की ज्ञान देंगे। ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो इस देश के लोग, अब देखिए इनका देख ले, अब इन जो बात कर रहे थे हम चुप थे, अब इनका तमीज दिख रहा है आपको? यही बात है बीजेपी की। बीजेपी का बात यही है कि बीजेपी में कार्यकर्ता कम, चमचे ज्यादा हो गए। अगर कार्यकर्ता होते तो देश की भला होता। यहाँ पर कोई कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी का, सब चमचे बन गए, इसीलिए देश का ये हालत है। पेट्रोल 100, अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जीडीपी -7.3। क्यों? क्योंकि सारे कार्यकर्ता खत्म हो गए, सिर्फ चमचे भर गए। इनको सिर्फ मोदी जी का ऐसे भजन गाना है और इस देश को बर्बाद करना है। अरे आप लोग धर्म की बात करते तो लाखों जो चिताएं जल रही हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, वो किस धर्म के थे? आप लोग सबसे बड़े खूनी हैं। रिजू और शुभ्रास्ता दोनों को मैं रोक रहा हूं। राइट, मैं दोनों को रोक रहा हूं, दोनों लोग भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, दोनों लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों लोग भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। शुभ्रास्ता एक शब्द आपने भी बोला था, एक शब्द बोला था आपने भी, गुंडई शब्द आपने भी बोला था, और उन्होंने चमचा शब्द बोला, दोनों ने। शुभ्रास्ता आपने एक शब्द बोला गुंडई, और आपने रिजू आपने बोला चमचा, तो वो दोनों लोग उस चीजों से। बादल देवनाथ, मैं आपको देता हूं, बादल देवनाथ 40 सेकंड आपके। मैडम को प्रतीक जी, मैडम को इतना बड़ा ज्ञान है, लेकिन मैडम को पता ही नहीं है जब पूरे देश को बर्बाद करने वाला एक ही है, मोदी जी, अमित शाह। पूरे देश में जो डर का माहौल, IAS IPS ऑफिसर को डर का माहौल, और पूरे देश में हर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जो CBI ED इनकम टैक्स लगा के जो डर का माहौल लगा रहे, पूरा देश को जला दिया। वाराणसी उनका संसद क्षेत्र है, वहां पर मोदी जी एक बार नहीं गया। हर दिन वाराणसी में 10, 20, 25 करके चीता चल रहा है। एक है मोदी जी। और स्वच्छ भारत अभियान तो बंद हुआ, बेटी बचा बेटी पढ़ा में 1 पैसा नहीं दिया इस बजट में। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया बंद हो गया।
15 लाख का 15 पैसा नहीं पिया, हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला, गंगा जमुना सांस का तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रेशन का बात है तो रेशन भी बंद हो गया, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी बादल देवनाथ प्लीज लिसन, आपके सवाल ले लिए बादल सवाल लिए आपके 2-3 पुरस्कार राइट, वही सेंट्रल गवर्नमेंट बार पुरस्कार दे रहा है। बादल आरपी सिंह साहब जस्ट गिव मी अ सेकंड आरपी सिंह साहब गिव मी अ सेकंड शिवराज साहब बादल देवनाथ ऑडियो डाउन दादा आई एम टेकिंग योर पॉइंट, दादा आई एम टेकिंग योर पॉइंट, बिल्कुल आपका सवाल लिया बादल देवनाथ, आपका सवाल लिया। दीदी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए। आरपी सिंह साहब नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड, आरपी सिंह साहब शिवराज साहब मैं आ रहा हूँ, शिवराज साहब आरपी सिंह साहब नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। मुझे सिर्फ आखिर में एक बात कहनी है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देख सकते हैं, परंतु कल तक आप गुजरात के लोग, दिल्ली के लोग, जो लोग आए थे उनको आप बाहर के लोग कहते थे। जब आप जाएंगे बाकी प्रदेशों में तो क्या कहेंगे? अपने राज्य की चिंता करो। पहले मैं बार बार गुस्सा इसलिए आता कि ये अपने राज्य की चिंता नहीं कर रहे, इनके राज्यों में माँ बहनों के साथ किस प्रकार हो रहा है। अरे रिजु साहब मैं टोका क्या आपको? सर तो आपके यहाँ क्या हालत हो रही है उसकी बात करो ना सर। आपके यहाँ माँ बहनों की रेप हो रही है, रेप किया जा रहा है, आप बोलते नहीं है ना, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि वो आपकी माँ बहन नहीं है, वो बंगाल के लोग जिनको बादल देवनाथ प्लीज दादा सुने, वहाँ पर दादा सुन ले, दादा और ममता बनर्जी और आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा आपके यहाँ से। उज्ज्वला गैस में सिंह साहब राइट सिंह साहब बोलिए। सर मैं तो ये कह सकता हूँ कि देखिए सपने देखने में क्या बुराई है, ट्रेन चलाने में क्या नुकसान है। आप एक छोड़िए 10 ट्रेन चलाइए, रोज चलाइए। अरे हम भी यहाँ से बंगाल से कोई बन जाए ना देश का प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? परंतु ममता बनर्जी जो अपनी एक सीट नहीं जीत पाई, अरे नंदीग्राम हार गई वो, अरे नंदीग्राम हार गई थी ममता दीदी, याद रखना ममता दीदी नंदीग्राम हार गई थी। और वो चुनाव एक क्विक रिस्पॉन्स ठीक है सिंह साहब, ठीक है शिवराज साहब दोनों को ऑडियो डाउन सारे। शिवराज साहब ऑडियो डाउन। ऑफेंस लिया गया कि मैंने वाचिक गुंडई शब्द का प्रयोग किया। ये क्या है? नहीं, वाचिक गुंडई नहीं है तो ये क्या है? लगातार पर्सनल अटैक हो रहे हैं कि मैं इस पार्टी में हूं, उस पार्टी में हूं। इन लोगों को सेंस नहीं है, समझ नहीं आता कि नीचे क्या लिखा हुआ है। मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाऊंगी भाई? अगर प्रवक्ता टीएमसी के बैठे उनको शर्म आती होगी बताने में कि वो प्रोफेशनली और क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं आती शर्म। ताल ठोक कर कहती हूँ कि मैं बिल्कुल वोट देने जाती हूँ और पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती हूँ। इसमें कौन सी शर्म की बात है? और ये राजनीतिक विश्लेषक जिनको बनाकर बादल देवनाथ को बिठाया, वो क्या समझते हैं अपने आप को? देश की जनता बेवकूफ है क्या? अगर नहीं शुभ्राता जैसे आपकी आइडेंटिटी की शुचिता है, जैसे आपकी आइडेंटिटी की रक्षा की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, बादल देवनाथ की भी आइडेंटिटी है, और वो उनको सम्मान के साथ बुलाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है बहुत और डिबेट है आज, लेकिन अभी सिर्फ इतना। कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।